नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समझदार बहू। पापा, आपका फोन है। कौन है बेटी? राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली दी का फोन आया है। हाँ लवली बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओहो पापा, आप जानते ही है ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बाहर दोनों ही संभालना है और विवेक भी मेरी घर में मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फोन करूं आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए। बेटी को कौन पूछता है? बहू के आगे कभी मेरी भी सुन लिया करे आप। अपनी बेटी की बात को सुन दंग रह गए। राधे श्याम जी लवली के रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थ प्रथा भरी पड़ी है लवली में। हमेशा ही लवली अपनी छोटी भाभी को जली कुटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधे श्याम जी की पत्नी रीना ऐशमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राज की शादी भी। अब बताओ भी, किस लिए अपने पापा को फोन किए हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 लाख का इंतजाम कर लिया है हम। पापा, आप 40 की व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर लवली प्रेम से विनती स्वर में बोल रही और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही। फिर भी बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपनी नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसीलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाए। पर पापा, आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है। बेचारा सब कुछ तो देख रहा है, मेरी दवाई, बिजली बिल, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है। लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही न खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक तीज त्योहार में साड़ी व मिठाई भेजा गया, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा, आप तो पराई कर दिए ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो, बहुत बोल चुकी। कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्ला कर फोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं? हम ही जानते हैं, घर भी बहुत ही पुराना हो चुका था। लवली दी की शादी के बाद से मरम्मत व पेंट बेचारा भी नहीं पाया था और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएंगी और पापा को दुखी करेंगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करे। दोपहर को ही लवली विवेक आ धमके है। शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीने का दौर चला है। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा, क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगते हैं। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसीलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा का कहा सुन लवली तमक गई है। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ और आप 2 कट्ठा जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए या फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए।
दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो न जाए। ससुर ही परिवार की कर्ता धर्ता है। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वही हाल लवली का है। सातिरपना और लालचीपना के आचरण को ओढ़े। दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यही पड़ोस में रहती है ना। आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फोन करती है आप, ना उसे अपने मायके आने देती है, और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती है, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती है। कहती है कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपकी कारिस्ताने की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि अपने मायके आए ताकि वो अपने बेटी होने की दावेदारी न जतलाए, है ना लवली दी? दामिनी के तंज भरी बातें लवली का चेहरा फक पड़ गया। कांटों से खून नहीं, अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी, आप चाहती है ना कि हम सब खुश रहें, तो सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहाँ तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, ना अवहेलना की है। फिर दीदी, इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न है, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी। फिर भी दीदी, आप कहते कहते दामिनी फपक फपक कर रो पड़ी है। राधे श्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गई। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधे श्याम जी की आंखें डबडबा गई है। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डाले हुए था, आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।